हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि हम फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं और फिजिक्स में हमने 10th 11th 12th तीनों क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। और बच्चों 11th में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर की बात करेंगे और 3rd हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो मोशन के ऊपर आधारित है। मोशन क्या होता है? एक्चुअली बच्चों मोशन 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। एक मोशन 1 डायमेंशन, जो 1 डायमेंशन में मोशन होता हो, जैसे कोई कार एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, या 2 डायमेंशन मोशन होता है, 3 डायमेंशन मोशन होता है। जो आपके सिलेबस में बच्चों 3rd डायमेंशन मोशन नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली 1 डायमेंशन मोशन है और 2 डायमेंशन मोशन है। और जो ये 1 डायमेंशन मोशन है ये ही हम टोटल कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका स्ट्रेट लाइन मोशन नाम भी इसी वजह से रखा गया क्योंकि ये मोशन 1 डायमेंशन में होता है। वो कैसे? चलो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों पढ़ना है इसमें मोशन। मोशन क्या है बच्चों? एक हमारे पास लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड MOVERE, MOVERE, मूव रे, उसको बोलते हैं मूव रे। ठीक, इसका जो बच्चों मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू मूव, टू मूव। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू मूव, मतलब जो मूव कर सके उसको क्या बोलते हैं? मूव। और यहीं से नाम निकल के आया मोशन। ठीक है ना? एक्चुअली जो चीज मूव कर सके इट मीन्स जिसकी पोजीशन चेंज हो सके। अच्छा, कोई भी चीज बच्चों मोशन में कब हो सकती है? कोई भी चीज मोशन में तब हो सकती है जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में एक जगह ना रुके। ठीक है ना? उसकी पोजीशन चेंज होती रहे। इस समय पे इसकी पोजीशन यहाँ है, उस समय पे उसकी पोजीशन और कहीं और होगी, किसी और तीसरे समय पर उसकी पोजीशन कहीं और होगी। तो इसका मतलब है कि जब पोजीशन समय के अनुसार चेंज होती रहती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। देन और दिस फिनोमिनन इज नोन एज मोशन। और बच्चों जो हमारे पास मोशन है, यहाँ पे जो मोशन है एक 1 डायमेंशन मोशन है, सेकंड 2 डायमेंशन मोशन है, थर्ड 3 डायमेंशन मोशन। आपको कंप्लीट लिखना है, D नहीं लगाना, 1 डायमेंशन लिखना है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन। एक्चुअली जो आपके सिलेबस में है ना बच्चों वो ये है और ये है। 3 डायमेंशन मोशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है? तो जो 1 डायमेंशन मोशन की हम बात करते हैं, 1 डायमेंशन मोशन बच्चों हो सकता है क्या है? मान लीजिए जैसे ये कोई रनर है और दौड़ रहा है। अगर इसका मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये मूव करे, या एक बोले कि सीधी रेखा में मूव करे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो इसका जो मोशन हो जाता है वो 1 डायमेंशन मोशन हो जाता है। वो कैसे? देखो आपको अच्छे से पता होगा, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशंस हैं। एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। अगर ये रनर है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए यहाँ पे है और ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इट मीन सिर्फ इस लाइन को फॉलो करेगा, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब है सिर्फ ये एक डायमेंशन के अंदर जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कि ये एक डायमेंशन के अंदर जा रहा है। तो ये जो मोशन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन और 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है ना? और इसी के नाम पर क्या है, इसका चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें आप जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या टॉपिक्स पढ़ेंगे, मोस्टली ये चीज़ देखेंगे कि कोई कार है जो सीधी रेखा में चल रही है, कोई रनर है जो सीधी रेखा में दौड़ रहा है, या एक इसमें वर्टिकल मोशन की भी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है,
रूफ है और यहाँ क्या खड़ा हुआ है, कोई बच्चा खड़ा हुआ है और इसने क्या किया, एक पत्थर अपने हाथ में लिया और नीचे ड्रॉप कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं कोई हाथ में पत्थर लूँ, नीचे ऐसे ड्रॉप कर दूँ, ऐसे नहीं फेंकना है उसको, बिल्कुल एक सीधी रेखा में यूँ नीचे जाए। यहाँ से उठाया और इसको ऐसे ड्रॉप किया तो क्या करेगा, वो सीधी रेखा में नीचे जाएगा। तो उसका जो मोशन होता है बच्चों, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। और जो हम इस चैप्टर में वर्टिकल मोशन के नाम से उसको पढ़ते हैं, 9th में भी आपने बड़े अच्छे से इन सभी चीज़ों को पढ़ा है। या मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके हाथ में क्या है, एक पत्थर है। मान लीजिए इस पत्थर को ये नीचे ना छोड़ करके ऐसे ऊपर उछाल दे, लेकिन वो पत्थर कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाना चाहिए। जिस रास्ते से गया उस ही रास्ते से वो वापस आ गया। तो ये मोशन भी बच्चों क्या कहलाता है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इस तरह के तो जितने भी मोशन हो सकते हैं वो सारे के सारे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है या 1D मोशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों 2D मोशन की। 2D मोशन, मोशन इन ए प्लेन। 2D मोशन क्या होता है बच्चों, 2D मोशन होता है जो मोशन 2 डायमेंशन में हो। पहले ये क्या हो रहा था, 1 डायमेंशन में हो रहा था ना। अब मोशन अगर 2 डायमेंशन में हो तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इस बार यहाँ खड़ा है और उसने कोई बॉल ली और ऐसे फेंक दी पैराबोलिक शेप में। ठीक है, अब देखो आप, ये जो मोशन है या ये जो लाइन है, ये किसी एक एक्सिस से अब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसमें यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हो, अगर मैं यहाँ पॉइंट कोई लगा देता हूँ तो इस पॉइंट में ये वाला पोजीशन तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी आएगी एक्स की, एक्स डैश उसको लेते हैं हम, और यहाँ जो वाई में आती है उसको लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश। तो यहाँ क्या बन जाता है बच्चों, इसी तरह ये क्या बन गया, 2 डायमेंशन मोशन बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई पत्थर हाथ में लिया और इसको ऐसे फेंक दिया किसी बच्चे ने, ठीक है, तो एक तो ये मोशन 2 डायमेंशन मोशन है। या दूसरा मान लीजिए कोई बच्चा है, इसने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है और उस रस्सी के अगले वाले छोर से एक पत्थर बांध लिया, ऐसे बांध लिया। अब इसने इसको ऐसे घुमाना शुरू किया चारों तरफ, ये घुमाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन, ये भी कैसा मोशन हो जाएगा, 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। जैसे हम दिखा देते हैं ना इस साइड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, अगर कोई सर्कुलर मोशन है या कोई इंसेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ऐसा कह लो। देखो ये जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड 2 डायमेंशन में है ना, 1 डायमेंशन इसकी ये हो गई, 1 डायमेंशन इसकी ये हो गई। तो मान लीजिए कोई इंसेक्ट है जिसने यहाँ से चलना शुरू किया तो ऐसे गोल 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 घूम के अपने वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो इसने देखो कौन, अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं इसकी, इस वाले किसी भी पॉइंट पे जिस भी पाथ पे फॉलो करेगा हमेशा 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको वाई एक्सिस मान लूँ तो एक्स और वाई एक्सिस में हमें उसके कोऑर्डिनेट मिलते हैं। तो इस तरह का मोशन बच्चों क्या हो जाता है, इस मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन और मोशन इन प्लेन। हमारे पास जो 3 डायमेंशन मोशन होता है, जैसे आपने सुना होगा जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन एक्चुअली केमिस्ट्री में, या जब हम किसी भी पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है, उनका मोशन जिग जैग मोशन होता है उस समय। जिग जैग मोशन क्या होता है, देखो ऐसे कैसे भी चलते हैं, इधर गया फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन बोलते हैं। ये मोशन गैस के मॉलिक्यूल भी ये मोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। या इसके एग्जांपल और हो सकते हैं, जैसे फ्लाइंग वो बर्ड, कोई पक्षी जो है हवा में उड़ रहा है तो वो भी 3 डायमेंशन में किसी में भी जा सकता है। या और भी हम इसके जैसे एरोप्लेन का मोशन ऑफ एरोप्लेन, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, 3 डायमेंशन मोशन है। और इस चैप्टर में बच्चों हम जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन मोशन को जानने के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन को जानने के लिए हमें पहले पोजीशन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद डिस्टेंस क्या होती है वो पढ़नी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल ने मूव किया या मोशन किया तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले वो कहाँ था, उसने कहाँ से कहाँ पे मूव किया है, तब ही हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, ठीक है ना, या उसकी वेलोसिटी कितनी है, या उसका एक्सीलरेशन कितना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे इनिशियल पोजीशन, सबसे इनिशियल टर्म जो है वो है पोजीशन। तो पोजीशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। देखो पोजीशन तो वैसे आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अच्छा इसको मैं साफ कर देता हूँ। बच्चों किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं कि वो वहाँ खड़ा है। वहाँ कहाँ, यहाँ देखो मैंने बोला कि वो वहाँ खड़ा है, इट मीन्स यहाँ पे उसकी पोजीशन पता ही नहीं चली। अगर मैं कहूँ कि वो केंद्र बिंदु या ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर 2 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहां मान लेता हूं मैं इसके 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यहां पे भी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब मान लीजिए कोई इंसेक्ट पहले यहां है और उसने चलना शुरू किया, कहां पहुंच गया वो, यहां पे। बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, इस जगह मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ये कहूंगा कि हमारा जो है इंसेक्ट कहाँ है, 3 मीटर की दूरी पे है, अभी भी इसकी पोजीशन का पता नहीं चला। क्या कहना पड़ेगा, ओरिजिन से 3 मीटर की दूरी पर हमारा इंसेक्ट पहुंच चुका है। तब मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड। एक्स एक्सिस पे 3 मीटर की ओर वो चला हुआ, या पूर्व साइड की ओर वो चला है। जैसे हम कहते हैं ना पूर्व साइड की ओर, कई बार पूछते हैं या डिस्कशन चलता है कि दिल्ली किस साइड है, कुछ लोग बताते हैं उस साइड है, हाथ करके हाथ से डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग बताते हैं उत्तर और पूर्व के बीच में, ठीक। तो ये सभी चीज़ें क्या डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ये सभी चीज़ें डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं पोजीशन। तो आई होप आपको पता चला होगा कि पोजीशन क्या होती है। नेक्स्ट बच्चों हम जो डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, पाथ, लेंथ, इसी का नाम होता है डिस्टेंस। एंड ठीक है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो इनको समझते हैं पहले ये होता क्या है। मान लीजिए बच्चों मैं कोई स्केल बनाता हूं, ये यहां बिल्कुल इसका रेफरेंस पॉइंट मानता हूं बीच में 0, 0 से इधर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, इसी तरह से इधर 1, 2, 3, 4 और 5। अब बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई इंसेक्ट है और वो इंसेक्ट कहाँ है, इस पोजीशन पर, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसेक्ट है हमारा, वो कहाँ है, वो इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, या ये धीरे धीरे यहाँ से चलता है, और ये कितना हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। पहले ये यहाँ से यहाँ चला, पहली सेकंड में तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ आया, फिर मान लीजिए दूसरी सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में यहाँ आ गया, तीसरी सेकंड में यहाँ आया, 4th में यहाँ आया,
और फिर बच्चों क्या हुआ, ये वापस अपने जो पहले वाला इसका पाथ था उसको फॉलो करने लगा, तो वापस इधर चला, फिर यहाँ से यहाँ आया 4-5 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ आया 6 सेकंड में। तो इस समय इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कहाँ है, 1 मीटर से पहले 4 मीटर पर गया, फिर 4 से वापस किस पे आया, 6 मीटर पर आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर पाथ लेंथ क्या होगी, पाथ लेंथ मैंने बोल दिया, पाथ लेंथ को ही क्या बोलते हैं बच्चों, हम डिस्टेंस बोलते हैं। पाथ लेंथ बच्चों एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द, यहां मैं कुछ भी लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पाथ लेंथ और डिस्टेंस। ठीक है ना, तो अगर हम ध्यान से देखें, इसने एक्चुअल कितनी लेंथ फॉलो की, पहले यहां था 1 से 4 पर गया और फिर वापस यहां आ गया, तो पहले यहां से यहां तक चला, 1 से 4 माइनस 1 3 मीटर, तो ये चला, और फिर 4 से 2 आया 2 मीटर ये चला, तो टोटल जो इसकी लेंथ हो गई, पाथ लेंथ 3 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है ना, समझ रहे हो एक्चुअल लेंथ क्यों बोल रहा हूं, जो जितनी टोटल लेंथ इसने कवर्ड की वो होती है पाथ लेंथ या डिस्टेंस। अब यहाँ बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके लिए मैंने ये फिगर बनाई है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देखो, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। कहीं कहीं हर जगह आपको इसकी अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो है मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको अपने माइंड में रखेंगे तो यहाँ से जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो बड़े आसानी से सोल्व हो जाती हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो ध्यान से, पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट हमारा, या ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट। पहले इंसेक्ट था 1 मीटर पर, ठीक है। अब ये 1 मीटर से कहाँ चला, 4 मीटर तक, और 4 मीटर से वापस आ गया 2 मीटर तक। अगर आप ध्यान से दें, एक्चुअली में तो ये इसने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चला है ना, ये 1 से 2। जैसे मान लीजिए मुझे कोई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक रास्ता तो बी तक पहुँचने का ये जाता है, एक रास्ता सीधा सीधा ये जाता है, एक रास्ता ये जाता है, एक रास्ता ये जाता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में वो कौन सी है, वो ये है। और जो ये होती है यही हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, तो यहाँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ ये इतना सा, और ये कितना है 1 मीटर। समझ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस वो चला है। बड़े पहले इंसेक्ट कहाँ से 1 मीटर है, चला तो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से, लेकिन पहुंचगा क्या आप कहाँ, 2 मीटर पे आ गया ना। या ये कह लो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो आप जैसे चाहें बच्चों डेफिनेशन बना सकते हैं, बट वो डेफिनेशन ट्रू होनी चाहिए एवरीवेयर, इन न्यूमेरिकल ऑल्सो, इन थ्योरी ऑल्सो। तो यही बच्चों क्या होता है, यही होता है कंसेप्ट। जिस बच्चे के कंसेप्ट समझ में आ जाता है वो खुद अपने हिसाब से डेफिनेशन को करेक्ट लिख देता है, ठीक है ना। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव क्या होना चाहिए फिजिक्स में, रटना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव होना चाहिए कंसेप्ट समझना। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं फिर सभी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए इसके बारे में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इधर पाथ लेंथ, और ये क्या हो गया इधर डिस्प्लेसमेंट। यहां तो क्या लिख लेंगे, या पाथ लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस covered by the object is known as path length और डिस्टेंस। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये बच्चों क्वांटिटी होती है स्केलर। देखो पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ना वेक्टर और स्केलर फॉर्म से भी मैथमेटिकल तरीके से बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है ना। जब हम वहाँ वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर में कैसे वेक्टर से इसके न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, वेक्टर फॉर्म जब हमारे पास आती है वहाँ इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, स्केलर होता है। स्केलर मीन्स इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों वो होती है मीटर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये कोई इंसेक्ट था, यहां से चला, ये 1 मीटर की दूरी पे था और 4 पर आया, ठीक है। और फिर वापस कहां लौट गया, 2 पर। यहां क्या था, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। डिस्टेंस यहां डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है, समझ रहे। और मान लीजिए मैं कोई ये ले लेता हूं, ये इंसेक्ट है 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और सिर्फ कहां तक चला है, ये 4 मीटर तक ही चला और स्ट्रेट लाइन मोशन किया इसने। तो यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस हो गई यहाँ पर 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। यहाँ क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या हमारे पास कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि जो डिस्टेंस होती है ना वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होती, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, समझ रहे हो। देखो यहां अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो 4 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो भी 4 मीटर है, समझ रहे हो। और यहां क्या है, डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है, 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो 2 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो यहां से जो एक पॉइंट निकल कर क्या आता है, डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह से यहां डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हम पॉइंट से लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द
ऑब्जेक्ट या टोटल नहीं, सॉरी, यहां आ जाएगा मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट भी बच्चों मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। तो में बी इक्वल टू डिस्टेंस, हमेशा नहीं इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा नहीं इक्वल होगा, कुछ कभी कभी इक्वल होता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, में बी। ठीक, देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल या बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूँ। आप लोग इसे कीजिए, आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी डाउट हैं उसे करने में सारे क्लियर हो जाएंगे और नया कंसेप्ट भी आपके समझ में आएगा। ठीक है, और वो क्या है देखो, ठीक है, फाइंड आउट द total distance and total displacement at the point A, B, C and D. Find out the total distance and total displacement at the point A, B and A, B, C and D। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है और यहां पर कोई एक इंसेक्ट है। ठीक है, और ये यहां से चलना प्रारंभ करता है, या इनिशियली इसका पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये यहां से चलना शुरू करता है और धीरे धीरे चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर चलते हुए कहां पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। फिर कहां पहुंच जाता है, चलते चलते इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक, तो ये ऐसे घूम रहा है। ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है। देखो पहले ही बता देता हूं, बी पॉइंट कहां है, इस पूरे सर्कुलर पाथ का 1/4 है। सी पॉइंट है इस पूरे सर्कुलर पाथ का हाफ, डी पॉइंट है इस पूरे सर्कुलर पाथ का, ये वाला जो पार्ट है तो ये कितना हो जाएगा, 3 पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ये कहने का मतलब है ये पार्ट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू डी ए, ये पाथ इस तरह से है, समझ रहे हो। और इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास आर। ठीक, तो अब आप लोग फाइंड करिएगा कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देखो यहां एक और चीज आ जाती है, पोजीशन, टाइम
ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को तब ही डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें उसका पोजीशन टाइम ग्राफ पता। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर मैं 3 कंडीशन बनाता हूँ। एक कंडीशन हमारी ये हो गई, दूसरी ये, और थर्ड ये। यहाँ मान लीजिए हमारा ओरिजिन क्या है, ओ, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इसी तरह से यहाँ पे ओरिजिन 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और इसी तरह से हमारा यहाँ पर ओरिजिन ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, ये सेम स्केल है, बस यहाँ पर 3 मीटर लिया है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 ले लिए। तो बच्चों मान लीजिए हमारा जो पहला पोजीशन है, पहले पोजीशन पर कोई इंसेक्ट है, वो कहाँ है, 2 पर है। ठीक है, इंसेक्ट कहाँ है इस बार, 2 मीटर पर है, और ये एक ही जगह रुका हुआ है। 0 सेकंड पर भी ये यहीं पे है, 1 सेकंड पर भी ये यहीं पे है, 2 सेकंड पर भी ये यहीं है, 3 सेकंड पर भी ये यहीं है। ठीक है, तो एक ही जगह रुका हुआ है। ठीक, एक पोजीशन तो हमारे पास ये हो गई। अगर बच्चों इसके लिए मैं पोजीशन और टाइम ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसके लिए पोजीशन और टाइम ग्राफ बनाऊं तो यहां मैं क्या ले लेता हूं, टाइम, और यहां ले लेता हूं मैं पोजीशन। ये टाइम ऐसे हो जाएगा, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, ये कहाँ है, 2 मीटर पर है, 1 सेकंड पर भी यही है, ये 2 मीटर पर ही, 2 सेकंड पे भी यही है, 3 सेकंड पे भी यही है, और 4 सेकंड पे भी यही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को मिला देता हूँ आपस में, ये मिला दिया। तो ये जो हमारा जो इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं ग्राफ। आपने ग्राफ पहले भी 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, कि ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे उसके स्केल को मेजर करते हैं, या चलिए बता देते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है 9th वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ किसी भी चीज़ की पोजीशन को दिखाने के लिए, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, टाइम हो, फ्रीक्वेंसी हो, एम्पलीट्यूड हो, कुछ भी मैग्नीट्यूड को टाइम के साथ या किसी भी पोजीशन के साथ दिखाने के लिए हम 2 एक्सिस बना देते हैं। और उन 2 एक्सिस से, जैसे मान लीजिए मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ ना, इसके ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, कोई इंसेक्ट है, ये चला हुआ है, ये 2 मीटर पर है, ये रुका हुआ है, रुक गया, ये चला होगा किसी समय यहाँ से, लेकिन जब हमने जैसे स्टॉप वॉच ओपन की तो 0 सेकंड पे भी यही था, ये 1 सेकंड पे भी, 2 सेकंड पे भी, 3 सेकंड पे भी। वैसे 0 सेकंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ बिना पहला हमने जो शुरू किया, स्टॉप वॉच का टाइम ले रहा हूँ मैं, जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं ना, कि चलो अब स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग वाला टाइम था जो, वो क्या है, 0 सेकंड। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये हमेशा कहाँ है, 2 मीटर पे ही रुका हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो जो ये इसकी लेंथ है, लंबाई, उसको मैं लूंगा y एक्सिस पर, और इधर ले लेता हूं मैं x एक्सिस पर टाइम को। तो मैंने देखा कि y एक्सिस पर जो मैंने मीटर लिया है, ये कहाँ था, किसी समय पर 0 सेकंड पर कहाँ है, पहले 2 मीटर पर रुका हुआ है, तो मैंने यही पॉइंट लगा दिया। अब मैंने देखा कि 1 सेकंड पे भी ये कहाँ रुका हुआ है, 2 मीटर पे ही रुका हुआ है। अब मैं नीचे 1 सेकंड पे गया और यहाँ से सीधे 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 देखा 2 मीटर पे ही जाकर रुक गया, इधर से भी एक लाइन खींची और इधर से भी, और वहाँ पॉइंट लगाया। ऐसे ही मैंने दूसरे सेकंड के लिए, ऐसे ही थर्ड सेकंड के लिए, और ऐसे ही मैं 4th सेकंड के लिए करता चला गया, और जो भी मेरे पास पॉइंट मिला उन सभी को मिला दिया मैंने। ये बच्चों बन जाता है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ना बच्चों, ये पोजीशन रिप्रेजेंट करती है रेस्ट। ये पोजीशन रिप्रेजेंट करती है रेस्ट, और यहाँ पर जो हमारे पास मोशन निकल के आता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिली है। ठीक है ना, या स्ट्रेट लाइन मान लो, या इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है इस तरह की पोजीशन में। अब मान लीजिए बच्चों, सेकंड हमारे पास जो पोजीशन है, यहाँ क्या था, पहले वाला, पहले इंसेक्ट कहाँ था, ये मान लीजिए 0 सेकंड में कहाँ था, 0 सेकंड पे ओरिजिन पे मान लिया मैंने, ये 0 सेकंड पे था ओरिजिन पे। 1 सेकंड पे चलते हुए कहाँ पहुंचा, 1 मीटर पे, और 2 सेकंड में पहुंच गया
2 मीटर पे, और थर्ड सेकंड में ये कहाँ पहुंचा, थर्ड सेकंड में बच्चों में पहुंच गया 3 मीटर पे। अब ये इंसेक्ट धीरे धीरे चल रहा है, पहले 0 पे था तो वहीं है, 1 सेकंड में थोड़ा 1 सेकंड में आगे बढ़ा तो 1 मीटर चला, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर। आप एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, समझ रहे हो। तो इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, समझ रहे हो। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ क्या हो रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ मैंने ले लिया टाइम सेकंड में, और यहाँ मैंने पोजीशन ले ली, पोजीशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 0 सेकंड में तो ये 0 पे ही है, अब 1 सेकंड में 1 मीटर चला तो 1 सेकंड ये चला यहाँ, अब 2 सेकंड में 2 मीटर चला, ये आया पॉइंट यहाँ को मिलेगा, कहीं को मिलाता है ना, देखिए तो ये हमें ये मिला, और 3 सेकंड में कहीं को यहाँ पे मिलेगा। और जब अब मुझे क्या करना होता है, इन तीनों पॉइंट को आपस में मैं मिला दूंगा, ये देखो। तो यहाँ बच्चों मुझे कैसी लाइन मिली, अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है ना। तो ये मोशन कैसे हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, समझ रहे हो। तो ये कैसे मिला, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। और बच्चों यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, कभी भी आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिले पोजीशन और टाइम के बीच में, तो हमेशा समझ लेना वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान रूप से, मतलब बिल्कुल वो एक समान रूप से अपनी ही चाल में मस्त है और एक ही चाल से वो चल रहा है। ऐसा नहीं पहले तेज चला फिर कम होते हल्का हो गया, मतलब कांस्टेंट उसने अपनी स्पीड रखी हुई है, ठीक है। एक सेकंड में 1 मीटर, फिर अगली सेकंड में फिर देखो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, तो वो अपने इक्वल टाइम इंटर में चल रहा है, समझ रहे हो। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड पोजीशन है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इंसेक्ट है हमारा, ये 1 सेकंड पहले, तो ये क्या है 0 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में कहाँ चला 1 मीटर, यहाँ 1 सेकंड, और दूसरी सेकंड में बच्चों ये चला 3 मीटर पे, ठीक है। और अगली चौथी सेकंड में भी यहीं पे रुका हुआ है, फिर इसने चलना प्रारंभ किया, फिर ये अगली 5वीं सेकंड में कहाँ पहुंच गया, वापिस इसी पोजीशन पे पहुंच गया अपनी, दो ये वाली पोजीशन है, ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और 5 सेकंड। तो आप देख रहे हो, अगर मैं इसके बीच में ग्राफ बनाऊं 1 2 3 4 5, ये क्या है, टाइम है, और किस में हम ले रहे हैं टाइम अपन, सेकंड में, और यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है, पोजीशन है, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 0 पे तो 0 पे ही है, 1 पे ही आगे पॉइंट, और हमारा दूसरी सेकंड पे जो हमारा पॉइंट आया है वो आया 3, मतलब ये कहीं को मिलेगा हमें, ठीक है। और 4 फिर देखा हमने 4 पे भी ये कहाँ रुका हुआ है, 3 पे ही रुका हुआ है, और 5 पे बच्चों ये कहाँ गया, 2 पे आ गया। ये अगर मैं अब ये पॉइंट मिलाता हूँ, देखो किस तरह का ग्राफ मिला है, ठीक है ना। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं मिली ना, बल्कि कहाँ से कहाँ तक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, लेकिन ये एक टाइम इंटरवल में है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो मोशन होता है इस तरह का, ये मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये होता है बच्चों हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसकी डेफिनेशन बच्चों सिर्फ 2 लाइन में लिखनी है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, ये उतार लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आपको कंसेप्ट याद रहेगा, ठीक है ना।
देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं, इक्वल डिस्टेंस या पाथ लेंथ, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन या यहां पे लिख लेना, इफ इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल देन मोशन विल बी यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसके लिए इफ अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल देन मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो और इसमें बच्चों एक क्वेश्चन, इसमें बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपको स्वयं करके लाके आना है। ठीक है, देखना, चेक करना है। मान लीजिए क्या है हमारे पास, पोजीशन में और टाइम में, इधर क्या है पोजीशन और इधर क्या है टाइम, पोजीशन और टाइम में ग्राफ है। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को कैसे बनाता हूं, मान लीजिए ये ये कोई ग्राफ बना, यहाँ ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, और ये डी, और ये हो गया बच्चों ई। तो आपको मुझे बताना है जो हमारी डिस्टेंस है ओ ए बी, बी सी, सी डी, डी ई। कमेंट करके भी आप लोग इसको बता सकते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है ना, आपको बताना है जो ओ ए है वो किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो ए बी है वो किस तरह का मोशन है, जो बी सी है वो किस तरह का मोशन है, जो सी डी है वो किस तरह का मोशन है, और जो डी ई है वो किस तरह का मोशन है। ठीक है ना, ये थोड़ा यहाँ स्ट्रेट लाइन सी बनेगी, ठीक है, बाकी तो ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो इस ग्राफ को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।